रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज़ मलिक। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रात 8 बजे हमारी जो क्राइम स्टोरी है उसका सिलसिला शुरू होता है। और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे एक ऐसे केस को कि जब जिस किसी ने भी इस केस के बारे में सुना था तो उसकी रूह कांप गई थी। और दोस्तों इस केस को आज कवर करने का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले कभी इस केस के बारे में सुन रखा हो, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा हो सकता है कि वो चीज़ें शायद ही आप पहली बार सुने, क्योंकि ये केस भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा क्रूर केसों में इसकी गिनती होती है। और दोस्तों ये केस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पहली बार वो चीज़ें अपनाई गई थी जो शायद ही इससे पहले किसी मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनाई गई हों। तो क्या हुआ था, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, क्योंकि अगर आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो जो क्राइम स्टोरीज़ का सिलसिला है ये कभी थमेगा नहीं और हम आप लोगों तक लगातार बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 2 जुलाई 1995। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय हुआ था और दिल्ली के दो जवान अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल, ये दोनों रात को अपनी ड्यूटी के जो पेट्रोलिंग होती है उसके लिए निकले हुए थे। यानी ये लोग अपनी गश्त कर रहे थे। उसी दौरान इन दोनों की नज़र एक महिला के ऊपर पड़ती है। ये जो महिला थी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से आग आग कहकर चिल्ला रही थी। अब ये दोनों जवान उस तरफ पहुंचते हैं। देखते क्या है कि यहीं के मशहूर होटल अशोक यात्री निवास से आग की लपटें आ रही थीं। लिहाजा जो अब्दुल नज़ीर कुंजू होते हैं वो तुरंत आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दे देते हैं और उसके बाद ये दोनों अशोक यात्री निवास के पास पहुंच जाते हैं। और जब ये दोनों उस होटल के पास पहुंचे थे तो वहां पर पहुंचने के बाद में इन्हें ऐसा अंदाज़ा लगता है कि यहीं पर जो अशोक यात्री निवास के अंदर जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, ये आग की लपटें उसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट से आ रही हैं। लिहाजा ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि उस रेस्टोरेंट के बाहर इस होटल का मैनेजर, जिसका नाम केशव कुमार होता है, वो बैठा हुआ है। लिहाजा ये दोनों कांस्टेबल उस केशव कुमार से पूछते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, ये आग की लपटें कैसी हैं। तो जो केशव कुमार होता है वो कहता है कि दरअसल रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पुराने पोस्टर बैनर रखे हुए थे, तो उन्हीं पोस्टर बैनर को जलाया जा रहा है। उसके बाद में ये दोनों ही कांस्टेबल उससे कहते हैं कि ठीक है, हम अंदर जाकर देखना चाहते हैं। लेकिन जो केशव कुमार होता है इन दोनों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता है। ये दोनों ही कांस्टेबल समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। लिहाजा ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और पीछे के रास्ते से खिड़की से ये झांकने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। तो देखते क्या है कि जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट है उसके किचन में तंदूर के अंदर दो लोग कुछ पका रहे हैं। लिहाजा ये उस खिड़की से उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में जैसे ही ये लोग अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो दोनों लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसके बाद में ये दोनों लोग बताते हैं कि हम लोग बकरा भून रहे हैं। जबकि इन दोनों ने होटल के मैनेजर केशव कुमार से पूछा था तो केशव कुमार ने बताया था कि कुछ पुराने पोस्टर और बैनर्स हैं उनको जलाया जा रहा है, जबकि ये दोनों बोल रहे हैं कि बकरा भूना जा रहा है। लिहाजा उसके बाद में दोनों ही कांस्टेबल जो होते हैं वो आसपास के तंदूर के आसपास जो चीज़ें थीं उसको बहुत ही बारीकी से स्कैन करने लगते हैं। तभी इन दोनों की नज़र एक हाथ पर पड़ती है जो कि एक इंसानी हाथ था। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों कांस्टेबल उन लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया है, क्योंकि अगर वहाँ पर शायद ये लोग कुछ नोटिस कर लेते तो इन दोनों कांस्टेबल की जान को भी खतरा था। लिहाजा चुपचाप तरीके से ये वहाँ से निकलते हैं और उन दोनों लोगों को जो उस तंदूर के अंदर कुछ पका रहे थे उन दोनों को ऐसा जाहिर करते हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं। उसके बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में तुरंत पुलिस फोर्स को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और कहते हैं कि इस होटल के पास में आ जाओ, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो संदिग्ध चल रहा है। उसके बाद में जो पुलिस की फोर्स होती है तुरंत उस बगिया रेस्टोरेंट पहुँचती है और धावा मारकर वहाँ पर उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है जो उस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे। लेकिन वहाँ से पुलिस की बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, एक शख्स पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरे शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसका नाम होता है उसका नाम होता है केशव कुमार। और जो केशव कुमार होता है उससे पुलिस पूछताछ करती है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस उन सारी ही चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से स्कैन करती है कि आखिरकार ये लोग उस तंदूर के ऊपर क्या पका रहे थे। और दोस्तों जब तंदूर के ऊपर बहुत बारीकी से देखा जाता है तो पता ये चलता है कि इस तंदूर के अंदर किसी इंसानी लाश को भूना जा रहा है। हालांकि उसका जबड़ा अभी तक नहीं जला था, जिससे ये शनाख्त बहुत अच्छे से हो पा रही थी कि जिस शख्स को जलाया जा रहा था
वो कोई इंसान तो है, लेकिन वो एक महिला है। अब उसके बाद में इस जो केशव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इससे पूछताछ की जाती है तो ये बताता है कि मैं इस बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ और ये जो होटल है ये सुशील शर्मा का है और उनकी ही पत्नी नैना सहानी की ये डेड बॉडी है। और जो व्यक्ति यहाँ से भागने में कामयाब हुआ है वो व्यक्ति इसी होटल का मालिक यानी इसी जलती हुई महिला का पति सुशील शर्मा है। अच्छा, पुलिस उसके बाद में अब सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई ये सुशील शर्मा कौन है। और दोस्तों, जब पुलिस सुशील शर्मा के बारे में जानकारी जुटाती है तो यहाँ पर बड़ी हैरान कर देने वाली एक बात निकल के आती है। वो ये होती है कि जो सुशील शर्मा है कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस का एक नेता था और साल 1995 में ये कांग्रेस के यूथ उसमें नेता भी था, युवा नेता भी था कांग्रेस का। और दूसरी तरफ शम्स ताहिर खान सर ने बताया कि उनको जब खबर मिली थी तो उनको भी यही बताया गया था कि एक कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी को तंदूर में जलाकर मार दिया। मैंने उनका एपिसोड भी देखा था। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में पुलिस और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता ये चलता है कि जो सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहानी थी, एक समय पर वो भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। लिहाजा अब ये जो खबर थी ये धीरे धीरे पूरे शहर दिल्ली के अंदर आग की तरह फैल जाती है। लोगों के अंदर एक आक्रोश था। दिल्ली से यह खबर निकलकर अब पूरे देश के अंदर फैल चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना सहानी को तंदूर के अंदर पकाकर क्यों मार दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि हर कोई सुशील शर्मा को सलाखों के बीच नहीं देखना चाहता था, क्योंकि सुशील शर्मा ने ऐसा घिनौना कृत्य किया था कि जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढना शुरू करती है और पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढ रही थी। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सुशील शर्मा का कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों, वक्त धीरे धीरे गुजरना लगता है, हफ्तों का समय गुजर जाता है, लेकिन सुशील शर्मा पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर था। दूसरी तरफ मीडिया संस्थानों की कुछ उड़ती उड़ती खबर सुशील शर्मा को ये मिलती है कि पुलिस जो है उसका एनकाउंटर करने की तैयारी कर रही है। अब कहीं ना कहीं सुशील शर्मा थोड़ा सा डर जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सुशील शर्मा ने पुलिस के इनकाउंटर की डर से 10 जुलाई साल 1995 को बेंगलुरु से पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी। आखिरकार पुलिस जब सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेके आती है और जब इससे पूछताछ करती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे सुशील शर्मा पुलिस के सामने करता है। दरअसल सुशील शर्मा पुलिस को बताता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएट है और नैना सहानी ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कॉमर्स में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। साथ के साथ उसी समय ये दोनों कांग्रेस में एज ए यूथ जो युवा नेता होते हैं उसके तौर पे भी काम करने लगते हैं, यानी कांग्रेस से ये लोग जुड़ जाते हैं। और इसी दौरान नैना सहानी ने कॉमर्शियल पायलट की भी ट्रेनिंग ले रखी थी। और इसी दौरान सुशील शर्मा और नैना सहानी की जब मुलाकात होती है, दोनों जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उसके बाद में नैना सहानी जो होती है धीरे धीरे राजनीति से दूर हो जाती है। राजनीति से दूर होती है और कॉमर्शियल पायलट के तौर पे ही ये अपना कैरियर बनाने लग जाती है। और इसी दौरान उसने राजनीति से इतनी ज़्यादा दूरी बना ली थी कि अब उसे राजनीति में ज़्यादातर देखा ही नहीं जाता था। इधर नैना राजनीति से दूरी बना चुकी थी, एज ए कॉमर्शियल पायलट ये अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहती थी। उधर जो सुशील शर्मा थे ये राजनीति में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इधर इनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी। उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि लिव इन में रहेंगे। उसके बाद में ये लिव इन में रहने लगते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नैना सहानी और सुशील शर्मा ने शादी कर ली थी, लेकिन सुशील शर्मा ने शादी की थी और नैना सहानी से इस बात को सुशील शर्मा पब्लिकली लोगों के सामने रखना नहीं चाहते थे। और कुछ लोगों ने यही कहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यही दावा किया गया था कि दोनों ने शादी ही नहीं की थी। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन पब्लिकली इन चीज़ों को लाना नहीं चाहते थे। और नैना सहानी सुशील शर्मा के ऊपर अक्सर ये दबाव लाती थी कि उन्हें हमारी शादी को पब्लिकली बता देना चाहिए, लेकिन सुशील शर्मा ये चाहते नहीं थे। और इस बात को लेकर इनके बीच में लड़ाई अक्सर हुआ करती थी और धीरे धीरे ये जो लड़ाई थी बढ़ती ही जा रही थी। और दोस्तों इनके रिश्ते में जब ये लड़ाई झगड़े घर कर लेते हैं तो इसका असर ये होता है कि जो नैना सहानी थी धीरे धीरे उन्हें सुशील शर्मा से दुनिया बनाना अच्छा लगने लगता है। उनका मुंह जो था वो सुशील शर्मा से भंग होने लगता है। और इसी दौरान वो अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता मतलूब करीम के थोड़ा नज़दीकियाँ उससे बढ़ा लेती हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मतलूब करीम के साथ में नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ा रही थी ताकि सुशील शर्मा से वो दूरी बना सके। और उसके बाद में विदेश में जाकर जो कॉमर्शियल पायलट की उन्होंने ट्रेनिंग ले रही है
ले रखी है उसके तौर पर वो अपने कैरियर की शुरुआत कर सकें और विदेश में ही सेटल हो जाएं। और दोस्तों, नैना की नज़दीकियों के बारे में जब सुशील शर्मा को पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसे नागवार भी गुजरता है। और इस बात को लेकर नैना और सुशील शर्मा के बीच में कई बार झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा और धीरे धीरे इनके रिश्ते की जो कमज़ोरी थी ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन साल 1995 2 जुलाई, इस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 जुलाई साल 1995 को रात को जब सुशील शर्मा अपना काम काज से फारिग होकर अपने फ्लैट पर लौटते हैं तो उसी समय नैना जो थी वो एक हाथ में विस्की का गिलास पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़े हुई थी और किसी से बातचीत कर रही थी। जब वो सुशील शर्मा को देखती है तो उसको विस्की ऑफ़र करती है, लेकिन सुशील शर्मा विस्की लेने से इनकार कर देता है। लेकिन दोस्तों, सुशील शर्मा के जहन में एक चीज़ चल रही थी कि नैना इतनी रात को आखिरकार बात किससे कर रही है, साथ के साथ विस्की भी पी रही है। उसके बाद में सुशील शर्मा नैना से पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम बात किससे कर रही हो। तो उसी समय नैना सहानी कहती है कि दरअसल मैं अपने परिवार में किसी शख्स से बात कर रही हूँ। उसके बाद में नैना फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट करने के बाद में वो वापस चली जाती है अपने रूम के अंदर। आप सभी लोगों को पता होगा कि उस दौर में PNT का दौर था, तो मोबाइल फ़ोन तो था नहीं। जैसा कि मैंने शुरुआत में मोबाइल बोल दिया, तो मोबाइल नहीं था बल्कि PNT फ़ोन था। अब जैसे ही नैना सहानी अपने रूम के अंदर जाती है तो उसी समय जो सुशील शर्मा था ये फ़ोन को रीडायल करता है। जैसे ही रीडायल करता है तो उधर से हेलो की आवाज़ आती है, और जो हेलो की आवाज़ आई थी ये किसी पुरुष की थी। अब ये सारी चीज़ें सुनते ही जो सुशील शर्मा होता है फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि सुशील शर्मा को ये शक था कि नैना सहानी मतलूब करीम से अब भी नज़दीकियाँ बनाए रखे हुई है। और हो ना हो, जब सुशील शर्मा घर लौट कर आया था तो विस्की पीते हुए नैना सहानी मतलूब करीम से ही बात कर रही थी। और जब उसने फ़ोन रिडायल किया तो ये जो आवाज़ थी ये किसी और की नहीं बल्कि मतलूब करीम की ही आवाज़ थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में सुशील शर्मा नैना सहानी के पास जाता है और उसके बाद में इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सुशील शर्मा अपना गुस्सा शांत करने के लिए बालकनी में जाकर खड़ा जाता है। आमतौर पर दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा, लोगों ने बताया कि सुशील शर्मा ने उसी समय नैना सहानी को गोली मार दी थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। दोनों लोग लगभग 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। नैना सहानी कमरे में थी और सुशील शर्मा बालकनी में खड़ा हुआ था, सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक। उसके बाद में नैना सहानी सुशील शर्मा से कहती है कि वो आत्महत्या करने जा रही है, और उसके बाद में वो कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी लिखती है। उसके बाद में सुशील शर्मा को अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। सुशील शर्मा जब अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि नैना सहानी के हाथ में सुशील शर्मा का लाइसेंसी पिस्टल है और उसने गोली चला दी है। लेकिन गनीमत यह थी कि ये गोली नैना सहानी को नहीं लगी थी। नैना सहानी अभी भी सही सलामत खड़ी हुई थी। उसके बाद में नैना सहानी सुशील शर्मा से कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रही हूँ। उसके बाद में सुशील शर्मा जो था वो नैना सहानी से किसी तरीके से उस पिस्टल को छीन लेता है। फिर उसके बाद दोनों खामोश खड़े रहते हैं। दोनों यहाँ पर अगर खामोश खड़े रहते तो शायद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन शायद दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नैना सहानी और सुशील शर्मा के बीच में फिर से झगड़ा और तकरार शुरू हो जाती है। अब जब झगड़ा तकरार शुरू हो जाती है तो थोड़ी देर तक जब ये झगड़ा बढ़ता है, नैना सहानी सुशील शर्मा के ऊपर चीखती है, सुशील शर्मा नैना सहानी के ऊपर चीखता है। उसके बाद में सुशील शर्मा नैना सहानी के सामने पिस्टल तान देता है और एक फायर करता है। फायर नैना सहानी को छकाते हुए पीछे जाकर AC से टकराता है। इतनी ही देर में नैना सहानी कुछ समझ पाती, एक गोली और निकलती है और ये गोली सीधा नैना सहानी की गर्दन में जाके लगती है। नैना सहानी कुछ समझ पाती, एक और गोली सुशील शर्मा के बंदूक से छूटती है और वो गोली सीधा नैना सहानी के सर में जाके लग जाती है। 2 गोली नैना सहानी के जैसे ही गर्दन और सर पर लगती हैं, नैना सहानी वहीं कमरे पर फर्श पर गिर जाती है और पूरे कमरे के अंदर खून ही खून फैल जाता है। अब दोस्तों गोली चल चुकी थी, नैना की मौत हो चुकी थी। अब जो सुशील शर्मा था इसको ऐसा लगता है कि क्या कुछ हो गया, गुस्से में उसने क्या कर दिया। बकौल सुशील शर्मा वो बताता है कि वो वहीं पर बैठ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद में वो ज़ारों कतार रोने लगता है। एक तरफ तो उसे ये टेंशन थी कि उसने ये क्या कर दिया, दूसरी तरफ उसे ये गम था कि अब इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएगा। उसके बाद में सबसे पहले ये अपनी बालकनी से ये झांकने की कोशिश करता है कि किसी ने गोली की आवाज़ तो नहीं सुनी। पूरे हालात का जायज़ा लेता है, सब कुछ सामान होता है, तो उसके बाद वापस लौटता है। वापस लौटने के बाद में मार्केट जाता है और वहाँ से एक बड़ी सी पॉलीथीन बैग लेके आता है। पॉलीथीन बैग लाने के बाद में सबसे पहले उस पॉलीथीन बैग में डेड बॉडी को किसी तरीके से पैक करता है और उसके बाद में एक चादर में लपेट कर उस डेड बॉडी को साइड में कर देता है
और उसके बाद में ये उस कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से साफ़ करता है जिस पर खून के छींटे पड़ चुके थे। कमरा साफ़ कर चुका था। उसके बाद में वो सुसाइड नोट को ढूंढता है जो नैना साहनी ने लिखा था। सुसाइड नोट को ढूंढता है, ढूंढने के बाद में उस सुसाइड नोट को भी फाड़ देता है। हालांकि बाद में पुलिस ने उस सुसाइड नोट को बरामद किया था और उसमें लास्ट वाले टुकड़े में ये लिखा हुआ था कि मेरी जो अंतिम क्रिया है वो सुशील ही करे। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में सुशील शर्मा जो था वो उस डेड बॉडी को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपनी मारुति 800 अपने गेट के पास ही लगा दी थी जहाँ से वो उस डेड बॉडी को उस कार के अंदर डाल सके। लेकिन लाश वजनी थी, इस वजह से सुशील शर्मा उस डेड बॉडी को उठा नहीं पाता है। खैर, जैसे तैसे कर कर वो खचेड़ते हुए उस लाश को, उस डेड बॉडी को अपनी मारुति 800 के पास लेके जाता है और पीछे वाली डिग्गी में किसी तरीके से उसको लाद देता है। अब दोस्तों, उसके बाद में सुशील शर्मा वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। अब सुशील शर्मा गाड़ी लेकर निकल तो चुका था, लेकिन अभी भी इसके जहन में डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का कोई खास प्लान नहीं था। सबसे पहले इसके जहन में आता है कि डेड बॉडी को क्यों ना मैं नदी में फेंक दूं। उसके बाद में ये ITO पुल पर पहुंचता है। लेकिन जब ये ITO पुल पर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही लोगों की हो रही थी, उजाला भी था, लाइट जल रही थी। अब ये सोचता है कि क्यों ना डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक दूं, लेकिन फिर इसके जहन में आता है कि अगर ये डेड बॉडी को कार से निकाल कर नदी में फेंकने की कोशिश करता है और इस दौरान अगर किसी ने उसको देख लिया तो वो फंस जाएगा। लिहाजा ये अपना जो फैसला, डेड बॉडी को नदी में फेंकने वाला जो प्लान था, उसको कैंसिल करता है। उसके बाद में ये सोचता है कि डेड बॉडी को किसी और तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। उसके बाद में अपनी कार को लेता है और अपनी बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। उसके बाद में सुशील शर्मा जो होता है ये अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। लेकिन जब वहां पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि इसके रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे ग्राहक पहले से ही मौजूद हैं और बहुत सारा स्टाफ भी था। तो सबके सामने किचन के अंदर डेड बॉडी को ले जाना इम्पॉसिबल था। उसके बाद में ये जो इसका मैनेजर होता है, जिसका नाम था केशव कुमार को ये बुलाता है और बुलाने के बाद में केशव कुमार से कहता है कि देखो, जितने भी लोग खाना खा रहे हैं, जितने भी ग्राहक खाना खा रहे हैं, सबसे कह दो कि खाना ख़त्म हो गया है और सबको यहाँ से जाने के लिए कह दो। और उसके बाद में जो स्टाफ है, उस स्टाफ को भी बाहर खाना खाने के लिए आज कह दो। अब जैसे ही ये बात केशव कुमार सुनता है तो केशव कुमार कहता है कि अभी तो बहुत खाना मौजूद है और बहुत सारे लोग अच्छे से खाना खा सकते हैं। लेकिन उस समय सुशील शर्मा केशव कुमार से कहता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, जैसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। अच्छा, जो मैनेजर था वही सब कुछ करता है, लोगों से कह देता है कि आज का खाना ख़त्म हो चुका है, आप कहीं और जाके खा लो। उसके बाद में जो स्टाफ था उनको भी 25-25 रुपये देकर बाहर खाना खाने के लिए बोल दिया जाता है। उसके बाद में केशव कुमार सुशील शर्मा से कहता है कि बताओ अब क्या बात है। तो सुशील शर्मा केशव कुमार से कहता है कि दरअसल बड़ा ही भयानक वाली गलती मैंने कर दी है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब जैसे ही ये बात एक केशव कुमार सुनता है मैनेजर, वो सुशील शर्मा का साथ देने से साफ तौर से इनकार कर देता है। वो कहता है कि इन सारी चीज़ों में तुम मुझे इन्वॉल्व ना करो तो बेहतर होगा। लेकिन किसी तरीके से सुशील शर्मा केशव कुमार को अपना साथ देने के लिए मना लेता है। उसके बाद में केशव कुमार और सुशील शर्मा जैसे तैसे कर उस डेड बॉडी को अंदर लेके आते हैं। अब अंदर लेके आने के बाद में अब इनके जहन में ये चीज़ें आती हैं कि डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन उसी दौरान की नज़र जो रेस्टोरेंट था उसके किचन में जलते हुए तंदूर पर पड़ती है, जहाँ पर अभी अभी तंदूरी रोटी लगी थी। उसके बाद में ये लोग उस शव को तंदूर के ऊपर रख देते हैं। धीरे धीरे शव जो था वो तंदूर की आग से झुलसना, जलना चालू होता है। लेकिन तंदूर की जो आग थी वो शव को जलाने में नाकाम रही। उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि आग जो है, जो आग जल रही है, ये इस लाश को नहीं जला सकती। उसके बाद में सुशील शर्मा केशव कुमार से कहता है कि जो अंदर पेपर और रद्दी पड़े हुए हैं उसको लेके आओ और इस तंदूर के अंदर डालो, इस आग को और ज़्यादा भड़काओ। आग और ज़्यादा भड़केगी तो ये लाश जलेगी। उसके बाद में केशव कुमार वैसा ही करता है, रद्दी पेपर वगैरह लेके आता है, तंदूर के अंदर डालता है, तंदूर की आग भड़कती है और इनका जो प्लान था वो कामयाब रहता है। धीरे धीरे जो लाश थी ये जलने लग जाती है, आग थोड़ा सा कम पड़ती है। उसके बाद में ये बटर के कुछ पैकेट उस आग के अंदर, उस तंदूर के अंदर डालते हैं काट कर, जिससे आग और ज़्यादा भड़क जाती है और लाश जो थी वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने के पास में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इनका ये प्लान काम तो कर रहा था, लेकिन इसी दौरान इनकी ये नज़र नहीं पड़ी कि इस आग की लपटें लोगों को दिखाई पड़ सकती हैं। धुआं चारों तरफ गुब्बार बन चुका था और इन आग की लपटों पर एक महिला की नज़र पड़ जाती है। जो दिल्ली में 2 कांस्टेबल टहल रहे थे रात के समय, वो महिला उनको ये सूचना देती है। उसके बाद में पुलिस पहुंचती है और जो सुशील शर्मा होता है ये पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो जाता है।
सुशील शर्मा बताता है कि जब वो पुलिस की गिरफ्त से भागा था तो वो गुजरात भवन में दिल्ली में ही अपने एक आईएएस दोस्त के पास में छुप कर रहा। हालांकि उसने इस बारे में उसे सूचना नहीं दी थी कि वो क्या करके आया। उसके बाद में वहाँ से निकलता है, जयपुर पहुँचता है, जयपुर से चेन्नई पहुँचता है और चेन्नई में भी पुलिस उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है तो बेंगलुरु पहुंचता है और आखिरकार 10 जुलाई साल 1995 को बेंगलुरु से पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। 12 जुलाई को इसे 10 दिन के रिमांड पर भेजा जाता है और 27 जुलाई को पुलिस जो थी इस पूरे केस में चार्जशीट दाखिल कर देती है। इस केस की सुनवाई, इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि 31 अगस्त को इस केस की हियरिंग भी चालू हो जाती है। और उसके बाद में साल 2001 में एक ऐसा मोड़ आता है कि दोस्तों सुशील शर्मा के इस केस को लड़ने के लिए ऐसा कोई वकील नहीं था जो सुशील शर्मा का साथ देता। सबने इनकार कर दिया था और कई महीनों तक तो सुशील शर्मा बिना वकील के ही रहता है। साल 2003 में 3 नवंबर साल 2003 को इस केस के अंदर सुशील शर्मा को दोषी ठहरा दिया जाता है और निचली अदालत में सुशील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ केशव को भी दोषी बनाया जाता है और उसे 7 साल की सज़ा मिलती है। लेकिन दोस्तों दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा इसके अगेंस्ट अपील करता है हाई कोर्ट में और 19 फरवरी साल 2007 को हाई कोर्ट जो था वो फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में साल 2007 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को कम कर इस सज़ा को उम्र कैद में बदल देता है। और उसके बाद में दोस्तों सुशील शर्मा जो था वो अपनी तमाम ज़िंदगी तिहाड़ जेल के अंदर गुजारता है। हालांकि अभी सुशील शर्मा बरी हो चुका है और केशव कुमार भी बरी हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस केस के अंदर एक महज छोटी सी गलती के पीछे इतना बड़ा कांड हो गया। आप लोग इस पूरी घटना के अंदर किसे सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी बताइएगा। कहानी कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। आप लोग अगर मेरे पहले वाले चैनल को विजिट किए हुए हैं, आप लोगों ने उस चैनल को देख रखा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग उस चैनल में और इस चैनल में क्या डिफरेंट देखते हैं। वहाँ पर जो कहानी होती है उसमें ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं वो छोटे छोटे क्राइम यानी जो अवैध संबंधों को लेकर क्राइम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को देश के चर्चित हत्याकांड के बारे में जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट और प्यार ज़रूर दिखाइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन रात 8 बजे किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।